हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर की क्लास रहेगी आज की। फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी थी, तो कुछ जो टॉपिक है वो रहते थे, तो आज हम उनको पूरा कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पिछला टॉपिक हमने किया था नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के लिए आप पीछे वाली वीडियो है वो जाके देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि बुलियन वेरिएबल होते हैं। बुलियन वेरिएबल मीन्स टू वैल्यूज़ होंगी ओनली, आइदर ज़ीरो और वन। जीरो का मतलब होगा फॉल्स और वन का मतलब होगा ट्रू। और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होंगे, जैसे कि नोट ऑपरेटर होगा, और होगा, एंड होगा। तो ये बुलियन अलजेब्रा में ऑपरेटर्स होते हैं और सिर्फ टू वेरिएबल पे काम करेगा ये, जीरो और वन पे। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा सेटिस्फाई करता है बुलियन लॉज को। तो बुलियन लॉज कौन कौन से होते हैं? तो पहला लॉ होता है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ए प्लस ए। मान लो कोई वेरिएबल है ए, और सेम ही वेरिएबल के साथ अगर उसका एडिशन होगा तो इसकी जो आउटपुट है वो आएगी ए, मतलब सेम ही रहेगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी ए इंटू ए क्या होगा? ए ही होगा। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, और ए मल्टीप्लाई बी होगा बी मल्टीप्लाई ए के इक्वल होगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा, अगर ए और बी को हम ऐड करेंगे और उनके एडिशन को सी में ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट देगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें आप देख सकते हो, ये एक बार आप अच्छे से इनको रीड कर लेना। ए इंटू बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी का एडिशन करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, और तो ये इक्वल रहेगा ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस ए मल्टीप्लिकेशन ए के। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ में क्या होगा? ए प्लस बी टोटल का बार इक्वल होगा ए बार डॉट बी बार के। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही रहेगा, ए बार प्लस बी बार आ जाएगा। अगर एडिशन में बार होगा तो आउटपुट रहेगी मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में अगर बार होगा तो आउटपुट रहेगी प्लस में। आइडेंटिटी लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या होगा? अगर किसी वेरिएबल में हम जीरो ऐड करेंगे तो जो वेरिएबल है वही सेम आएगा, और जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा। ए प्लस वन, ये वन वाला इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी वेरिएबल में हम वन को ऐड करेंगे तो रिजल्ट है वो वन ही रहेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वाली रहेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर एडिशन करेंगे वन के साथ तो वैल्यू वन आएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी। मीन्स अगर कोई वेरिएबल ए है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन के साथ तो वैल्यू क्या रहेगी? ए रहेगी। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? इसमें उल्टा आएगा आउटपुट में। जैसे जीरो का बार करेंगे तो वन रहेगा, और अगर वन का बार करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। और अगर ए प्लस ए बार, ठीक है, ए को अगर हम ए बार के साथ उसका एडिशन करेंगे तो रिजल्ट वन आएगा, और ए और ए बार की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है वो जीरो रहेगा। फिर आता है इन्वोल्यूशन लॉ। इसमें अगर ए का हम डबल बार करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए रहेगा। फिर आता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं? नोट गेट। नोट गेट का अनदर नेम है इन्वर्टर। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। तो नोट गेट क्या होता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हमने ए इनपुट दी तो ये नोट गेट का सिंबल है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आगे एक बबल लगा रखा है, और फिर हमें आउटपुट मिलेगी ए बार। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो बनेगी, अगर मान लो हमने जीरो दिया है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी? जैसे इसमें इनपुट है वो ए और आउटपुट है ए बार, तो हमने मान लो जीरो दी इनपुट तो रिजल्ट आएगा वन, और वन अगर हमने इनपुट दी तो आउटपुट रहेगी इसकी जीरो। तो नोट गेट है वो क्या होता है? एक यूनेरी गेट होता है। यूनेरी गेट का मतलब है कि एक अगर हम इनपुट देंगे तो एक ही हमें आउटपुट मिलेगी इसमें। ठीक है, नोट गेट इज ए यूनेरी गेट विच कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। ये क्या करता है? इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे मान लो हमने जीरो इनपुट दी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो इनपुट को क्या करा? इसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसलिए इसको यूनेरी गेट भी बोलते हैं। फिर एंड गेट है। एंड गेट का साइन होता है, डॉट का साइन होता है। एंड गेट में क्या होगा? सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये एक बाइनरी गेट होता है। बाइनरी गेट मीन्स
मतलब इसमें 2 इनपुट देंगे और हमें रिज़ल्ट मिलेगा 1। तो जैसे और ए और बी क्या है, 2 इनपुट हैं और ये एंड गेट का ये लॉजिक गेट साइन बना हुआ है, वो तो इसका रिजल्ट रहेगा ए डॉट बी। ट्रूथ टेबल इसकी क्या रहेगी, ए और बी यहाँ पर क्या है, इनपुट है और ए डॉट बी है आउटपुट। तो हमने 2 इनपुट दी, 0 0 जैसे 2 इनपुट डाली तो रिजल्ट क्या रहेगा 0 0 1 इनपुट डालेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 0 का 0 और 1 1 डालेंगे अगर हम तो इनपुट क्या, वो आउटपुट क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये क्या है, बाइनरी गेट है। क्वेश्चन इसमें से ये राइज होता है कि एंड गेट है वो किस किस लो को सेटिस्फाई करेगा, तो ये करेगा आइडम्पोटेंट लो को, कम्यूटेटिव लो को और एसोसिएटिव लो को ये सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही और गेट है, और गेट में क्या होगा, एडिशन होता है। तो ट्रूथ टेबल इसकी हम देख लेते हैं एक बार। 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 रहेगी और सब पे 1 रहेगी, 0 1 देंगे तो 1 रहेगी, 1 0 देंगे तो भी 1 आएगी और 1 1 पे भी 1 रहेगी। और ये एक बाइनरी गेट होता है और ये सेटिस्फाई करेगा आइडम्पोटेंट लो को और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लो को ये सेटिस्फाई करेगा। फिर आता है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होगा, जैसे 2 इनपुट दी हमने तो ये क्या करता है, जो एंड की जो जैसे एंड गेट हमने अभी किया था, एंड की जो आउटपुट आती है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ये। तो जैसे ए बी हमने 2 इनपुट डाली तो रिजल्ट हमें मिलेगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सिंपली क्या है, एंड गेट की जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, एंड गेट का जो हमने ट्रूथ टेबल किया था उसकी कॉम्प्लीमेंट होके इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ए डॉट बी, ए बी हमने इनपुट डाली है, 0 0 मान लो हमने इनपुट डाली तो ए डॉट बी बार का रिजल्ट क्या रहेगा, पहले तो ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो क्या रहेगा 0, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी और फिर 0 को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। तो ये ऐसे करना है आपको। तो आप देख सकते हो एंड गेट की जो आउटपुट रहेगी उसका ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और ये सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव लो को। ऐसे ही नोर गेट है, जो और गेट हमने किया था उसकी आउटपुट को ये कॉम्प्लीमेंट होके उसकी आउटपुट आ जाएगी और गेट की। ठीक है, आप यहाँ से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो, टेबल को अच्छे से सोल्व करके देख लेना एक बार। तो ये सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लो को। फिर आता है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट को हम एक्सक्लूसिव और भी बोल देते हैं, और इसमें ये यहाँ पर साइन देख सकते हो आप, प्लस का साइन और फिर सर्कल, ये इसका साइन होता है एक्सोर गेट का। ये एक बाइनरी गेट है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ए एक्सोर बी क्या होगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। कई बार ये सिंपली यही आ जाता है कि एक्सोर गेट की जो इक्वेशन है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका लॉजिक गेट बना हुआ है एक्सोर का। ट्रूथ टेबल आप देख सकते हो कि इसमें शॉर्टकट है। एक शॉर्टकट क्या है कि मान लो ए बी है तो ए बी पे हमने 0 0 वैल्यू डाली, ए बी हमने 0 डाला और बी भी 0 डाला। ठीक है, तो अगर सेम इनपुट डालेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और अगर डिफरेंट इनपुट हम डालेंगे तो 1 डालेंगे। जैसे ए की वैल्यू हमने 0 डाल दी, नेक्स्ट देखो सेकंड लाइन में ए की वैल्यू अगर हमने 0 डाली और बी की वैल्यू अगर हमने 1 डाली, तो क्या किया हमने, डिफरेंट इनपुट डाल दी, ए की अलग है बी की अलग है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेम इनपुट पे हमें 0 आउटपुट मिलेगी और डिफरेंट इनपुट पे 1 मिलेगी। और यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम सिर्फ 4 ही इनपुट क्यों डाल रहे हैं इसमें, है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 4 इनपुट हम क्यों डाल रहे हैं, मैंने जैसे आपको नंबर सिस्टम में बताया था, अगर 2 वैल्यू हैं तो 2 वैल्यू के लिए कितने ऑप्शन बनेंगे हमारे पास। जैसे 0 और 1 2 वैल्यू हैं तो 2 वैल्यू के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो 4 बनेंगे, 2 बनेंगे, तो इसलिए हम 4 वैल्यू डाल रहे हैं। तो 4 कौन कौन से रहेगा, 0 1 2 3। ठीक है, रेंज हमारी लाई करेगी 4 बेस के लिए 0 से 3, तो 0 0 हो जाएगा। फिर 1 के लिए हम 0 1 डालेंगे, 2 के लिए 1 0 और 3 के लिए 1 1 डालेंगे। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव लो को और एसोसिएटिव लो को। फिर आता है एक्सोन। ऐसे ही वो एक्सनोर गेट होता है। ठीक है, ये देगा हमें आउटपुट जैसे ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट ऐसे ही है, अगर उसका उल्टा है ये जो हमने अभी एक्सोर किया था ना, एक्सोर का उल्टा होता है एक्सनोर।
जैसे सेम इनपुट पे इसमें तो 1 मिलेगा और डिफरेंट इनपुट पे 0 मिलेगा, ठीक है। और ये सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव लो को और एसोसिएटिव लो को, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट है ये भी, डीबीएमएस। कि डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या करेगा, हमारा जो कंप्यूटर में जितना भी डेटाबेस होता है, जितना भी डाटा होता है, फाइल्स वगैरह होती हैं, ये एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मैनेज करके रखता है उनको, ठीक है। तो डेटा पहले हम देख लेंगे, डेटा क्या होता है। डेटा होता है रो फैक्ट एंड फिगर्स, किसी भी एंटिटी से रिलेटेड जो भी रो फैक्ट होते हैं वो डेटा कहलाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो डाटा प्रोसेस हो जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई बुक है, हमारे पास 2 बुक हैं, B1 और B2। तो बुक के अंदर मतलब उसमें लिखा हुआ है वो क्या है, डेटा है। और हमने जैसे उनमें से रीड करके हमने खुद के नोट्स बना लिए, तैयार कर लिए, तो वो क्या हो गया, जो नोट्स हो गया वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो डेटाबेस क्या होगा, ये एक इंटर रिलेटेड डेटा होता है जो कि टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और एक दूसरे से ये रिलेटेड होती हैं टेबल्स, ठीक है। फिर डीबीएमएस इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स along with database which allow a user to access a database, to modify a database and then to get a response from database। तो डीबीएमएस क्या होगा, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसके अंदर की हम कोई भी यूज़र है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है डेटाबेस को, एंड देन गो टू गेट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम डेटाबेस। फिर हमें डेटाबेस से क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। फिर आता है एरिया ऑफ एप्लीकेशन, कि डेटाबेस के जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी हैं। तो डेटाबेस की एप्लीकेशन तो हर फील्ड में है। एजुकेशन, क्योंकि मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना डाटा स्टोर करने के लिए तो उसे एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है। तो इसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन कौन कौन से हो जाएंगे, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा, फाइनेंस में यूज़ होगा, इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है। फिर इसके मैंने एडवांटेज डाल रखे हैं और डिसएडवांटेज, ये एक बार आप अच्छे से याद कर लेना, देख लेना एक बार कि एडवांटेज क्या होंगे। एफिशिएंसी होगी, सिक्योरिटी और एंड प्रोटेक्शन होगा, कंकरेंसी, रिडक्शन, कंट्रोल, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एरर होने के चांसेस वो कम रहेगा। शेयर डेटा, प्रोवाइड बैकअप ऑफ डेटा का अगर हमें बैकअप चाहिए होगा तो वो भी इसमें पॉसिबल हो जाएगा। अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसका साइज़ क्या है वो लार्ज होता है। परफॉर्मेंस वेरीज, कभी परफॉर्मेंस लो होगी, कभी मतलब स्पीड में होगी, तो वेरी करेगी परफॉर्मेंस, एंड कॉस्टली होता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे। फिर आता है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। डेवलप किया गया था ये डॉक्टर पीपी चैन के द्वारा इन 1976 अंडर आईबीएम, ठीक है। तो एंटिटी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है विच कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम ए ग्रुप बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इट हैव, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक ग्रुप के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, किसके बेस पे, जो उसके एट्रीब्यूट होंगे उनकी वैल्यूज़ के बेस पे। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन, स्टूडेंट, बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल दे रखा है, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे एंटिटी है वो 2 टाइप की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। तो जो टेंजिबल एंटिटी होगी वो फिजिकली प्रेजेंट होगी, और जो इनटेंजिबल है वो क्या होगी, लॉजिकली प्रेजेंट होगी। फिजिकली प्रेजेंट जैसे बैंक लॉकर है, तो बैंक लॉकर क्या है, फिजिकली प्रेजेंट होगा। बैंक में अगर मान लो किसी का लॉकर है तो वो फिजिकली प्रेजेंट है, वो हमें दिखाई दे रहा है। लॉजिकली प्रेजेंट क्या होगा कि वो हमें दिखेगा नहीं। जैसे बैंक अकाउंट है हमारा, जो जैसे बैंक अकाउंट होता है तो वो क्या आजकल क्या होता है, सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है, तो बैंक अकाउंट है वो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो प्रेजेंट है ना। तो ये होता है लॉजिकली प्रेजेंट। एंटिटी सेट क्या होगा, इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी। सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़ का कलेक्शन होता है, जैसे स्टूडेंट, फैकल्टी, ट्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो है नहीं कि एक स्टूडेंट होता है, बहुत सारे होते हैं। फैकल्टी मेम्बर भी बहुत सारे होते हैं। ट्रेन भी ये तो है नहीं कि एक है, बहुत सारी हैं। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हो ईआर मॉडल का। जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे स्ट्रक्चर
बता रखा है कि स्टूडेंट का जो ER डायग्राम है वो कैसे बनेगा। जैसे स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, उसका क्या होगा, रोल नंबर होगा, एज, ब्रांच, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे, ये क्या होगा, एंटिटी है कोई, ठीक है। फिर इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो भी एंटिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती हैं उनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। तो हर एक स्टूडेंट का अपना यूनिक रोल नंबर होता है ना। तो ये रोल नंबर, एज और जो ब्रांच है, ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट हैं। और एक बात और याद रखनी है आपको, जो एंटिटी होती है उसको तो हम रेक्टेंगल के बॉक्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, शो होता है रेक्टेंगल बॉक्स से। और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हम ओवल शेप से शो करेंगे, ठीक है। फिर आता है, अगर उसी ER मॉडल का हमें रिलेशनल मॉडल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे पीछे वाले डायग्राम का हमें बनाना हो रिलेशनल मॉडल, तो क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट है, ऊपर स्टूडेंट हमने राइट कर दिया, तो उसकी एक टेबल बना लेंगे हम। जैसे रोल नंबर का कॉलम बना लिया, एक एज का बना लिया, एक ब्रांच का बना लिया। तो जैसे यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3, उनकी एज हमने राइट कर दी, ब्रांच राइट कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया उस टेबल का रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल वो किस में होता है, टेबल के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट भी कर रखा है, इन ए रिलेशनल मॉडल एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रो और टपल। रो को टपल भी बोल देते हैं। तो रिलेशनल मॉडल में हम एंटिटी को किससे प्रेजेंट करते हैं, रो से, ठीक है। जैसे ये रो है, रोल नंबर, एज, ब्रांच। और ER मॉडल में जो एंटिटी सेट है वो रिप्रेजेंट होगा रेक्टेंगल से, वाइल इन रिलेशनल मॉडल बाय ए टेबल। ये बात मैंने आपको बताई दी थी कि ER मॉडल में तो जो एंटिटी होगी वो रेक्टेंगल से हम शो करेंगे, और रिलेशनल मॉडल में हम किससे करेंगे, टेबल से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि जो एट्रीब्यूट होता है, तो ER मॉडल में तो एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप से डिनोट करते हैं, और रिलेशनल मॉडल में कॉलम से करेंगे। जैसे ये रिलेशनल मॉडल था, इसमें जैसे ये एट्रीब्यूट थे, रोल नंबर था, तो रोल नंबर का एक अलग कॉलम है, एज का अलग कॉलम है, ब्रांच का अलग कॉलम है, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बैंकिंग के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कीज पे। तो की क्या होती हैं, की 4 टाइप की बताई गई हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो की क्या होता है, की प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। किसी भी टेबल से डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी की का यूज़ किया जाता है। तो पहला आता है सुपर की। सुपर की में क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो और टपल इन ए रिलेशनल टेबल, ठीक है। किसी भी रिलेशनल टेबल में हम रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर की का यूज़ करेंगे। कैंडिडेट क्या होती है, दैट सुपर की, ये सुपर की ही होती है। दैट सुपर की इज़ कोल्ड कैंडिडेट हुज नो प्रॉपर सुपर सेट ऑफ सुपर की, ठीक है। किसी भी सुपर की का कोई प्रॉपर सुपर सेट ना हो, उस वाले की को हम कैंडिडेट की बोलते हैं, ठीक है। कैंडिडेट की इज ए सिंगल की और एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल। तो ये सिंगल की भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ मल्टीपल की भी हो सकती है, जो कि किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो को, ठीक है, डेटा को। ए कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की। तो ये क्या होता है, एक सबसेट होता है सुपर की का, कैंडिडेट की जो होती है। प्राइमरी क्या होती है, जो प्राइमरी की होगी, एज वी नो दैट ए डेटा बेस टेबल में कंटेन मोर देन वन कैंडिडेट की। किसी भी डेटाबेस टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। देयरफॉर दैट कैंडिडेट की विच इज़ सेलेक्टेड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एज ए प्राइमरी मीन्स टू आइडेंटिफाई ए रो टपल इज कॉल्ड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही चूज़ की जाती है, ठीक है, जो कि किसी भी डेटा को अगर कोई
यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है कोई भी कैंडिडेट की, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी की बोल देंगे। और फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ टेबल विच इज़ यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन की का। जैसे यहाँ एग्जांपल से आप देख सकते हो, यहाँ पर दो टेबल दी गई हैं, स्टूडेंट की और एक ब्रांच की। तो स्टूडेंट में जैसे कॉलम है ये रोल नंबर, नेम, एज और ब्रांच कोड। और सेकंड जो टेबल है, ये तो थी फर्स्ट टेबल में तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, और सेकंड टेबल में ब्रांच की इन्फॉर्मेशन दी गई कि ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, HOD। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें क्या होता है कि हमें डेटाबेस अगर हम इसका बनाएंगे तो हमें एक ही टेबल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे स्टूडेंट की बनाएंगे हम, दोनों टेबल नहीं बनानी। क्या करेंगे, स्टूडेंट वाले टेबल में ही हम ब्रांच कोड है वो वाला कॉलम डाल देंगे। तो अगर हमें ब्रांच कोड पे हम जाएंगे, किसी भी स्टूडेंट है जैसे रोल नंबर 1 है और उसका ब्रांच कोड हमें 102 डाला, तो 102 से अपने आप कौन सी टेबल पे पहुँच जाएंगे, ब्रांच वाले टेबल पे। ठीक है, तो पूरी की पूरी टेबल है वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले टेबल में हम सिर्फ ब्रांच कोड डाल देंगे, तो ये सेकंड जो टेबल की प्राइमरी की वो क्या फॉरेन की होगी, वो क्या होगा, ब्रांच कोड। ठीक है, जैसे सेकंड वाली टेबल है ना, उसका हमने ये ब्रांच कोड है, तो ये हमने जो कॉलम है ये हम स्टूडेंट वाली टेबल में बना देंगे एज ए फॉरेन की। ठीक है, फिर ये कैंडिडेट के आइडेंटिफाई करना है, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते आपके। फिर नेक्स्ट है टॉपिक क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, इज़ दैट लैंग्वेज इन विच यूज़र रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ये एक लैंग्वेज होती है जिसमें एक यूज़र है वो क्या करेगा, डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो क्यूरी लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, तो जो मेन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ से। ठीक है, ये भी चलो देख लो, वैसे यहाँ से भी नहीं पूछा जाता क्वेश्चन आपसे। जैसे एग्रीगेट फंक्शन है वो कितने होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। तो डायरेक्ट इसमें से यही क्वेश्चन डाल देते हैं कि 5 ये ऑप्शन डाल देंगे और इनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो काउंट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, तो ये क्या है, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। और SQL क्या होती है, SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ये नोट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर चाहे कैप्स में लिखो या फिर स्मॉल लेटर में लिखो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट केस सेंसिटिव का मतलब होता है। और अगर केस सेंसिटिव होगी तो अगर हम किसी भी कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव है और मान लो कैपिटल लेटर को अलाउ करती है और अगर हम स्मॉल में लिख देंगे तो वो एरर शो करेगा। तो ये मतलब होता है केस सेंसिटिव का। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए, टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट, कि कौन कौन से टाइप की SQL स्टेटमेंट होती हैं। 4 होती हैं, DDL, DML, DCL, TCL। ठीक है, तो DDL क्या होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, फुल फॉर्म भी इनकी पूछी जाती है कई बार। और कौन कौन से फंक्शन को ये अलाउ करता है, ये है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आप देख लेना, DDL होगा वो सपोर्ट करेगा क्रिएट को, ड्रॉप टेबल को, अल्टर टेबल एंड ट्रंकेट। ठीक है, DML करेगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये वाली कमांड को अलाउ करेगा। DCL करेगा ग्रांट को, रिवोक को। और TCL करेगा कमिट और रोल बैक को। ठीक है, अगर आपको इन जो कमांड का अच्छे से डिटेल में करना हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी को ये रहे कि इस कमांड का मतलब क्या है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। जैसे DDL का है तो इसमें क्रिएट का मतलब क्या होगा, यूज़ टू क्रिएट ए न्यू टेबल। किसी भी डेटाबेस में अगर न्यू टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट का यूज़ करेंगे। अल्टर में क्या होगा, यूज़ टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का अगर हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है तो अल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। ड्रॉप, यूज़ टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ड्रॉप वाली बहुत बार पूछी जाती है।
कि इसमें क्या होता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड दोनों ही डिलीट करने हो तो ड्रॉप का यूज़ करेंगे। और ट्रंक बच्चे जैसे अल्टर और ड्रॉप में कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्टर में तो क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है सिर्फ, और ड्रॉप में डिलीट हो जाता है स्ट्रक्चर भी और रिकॉर्ड भी। ट्रंकेट होता है अगर हमें सभी रो को डिलीट करना हो, ठीक है, और हमें स्पेस को फ्री करना हो, टेबल के जो स्पेस को है वो फ्री करना हो, तो हम ट्रंकेट का यूज़ करेंगे। डीएमएल में जैसे इंसर्ट है, कोई भी डाटा इंसर्ट करना हो किसी भी रो के अंदर, टेबल की रो के अंदर, तो हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। अपडेट में क्या होगा, अगर हमें मॉडिफाई करना हो किसी भी वैल्यू को तो मॉडिफाई का करेंगे। और डिलीट, अगर हमें कुछ भी डिलीट करना हो, कोई कॉलम या कोई रो डिलीट करनी हो तो हम डिलीट का यूज़ कर लेंगे। फिर आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट किस लिए होगा, सेलेक्ट इज़ यूज टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय वेयर क्लोज। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करेगा एट्रीब्यूट को। डीसीएल होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ग्रांट और रिवोक दो कमांड होती हैं। ग्रांट यूज होता है इज यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू डेटा एक्सेस। ठीक है, यूजर को एक्सेस के लिए, यूज़र एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। रिवोक क्या होता है, यूज़ टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूज़र, और यूज़र से परमिशन को बैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिवोक का। ठीक है, ग्रांट में तो वो उसको एक्सेस करने की परमिशन देगा, और रिवोक में जो परमिशन है वो वापस ले लेगा। टीसीएल क्या होता है, कमिट और रोल बैक, इसमें दो कमांड थी। टीसीएल में कमिट होता है इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस, सारी की सारी ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए। रोल बैक इज़ यूज टू अनडू ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को अगर हमें अनडू करना हो तो हम रोल बैक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इन कमांड्स के मीनिंग थी। आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से एक बार इनको रीड कर लेना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप जो बेसिक कंप्यूटर है वो हमारा लगभग सारा कवर हो ही गया होगा। अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टॉपिक का नेम बता सकते हो, मैं वो आपको करवा दूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।